अब जो है जो भी लाभार्थी हैं वो अपने नाम की पुष्टि कर लें। इसको लेकर के कुछ मामले आपके संज्ञान में आए हैं, तो सर क्या मामला आप मीडिया के साझा करना चाहते हैं? देखिए, खबर चली थी कि जिला अधिकारी महोदय की तरफ से ये बात कर रहे हैं 10 जून की तिथि तय की गई है कि 10 जून तक अगर कोई आपत्ति हो तो बताएं। जो सूचियां मुख्यमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक फाइनल की गई हैं, उसमें अगर किसी का नाम छूटा हो या किसी अपात्र का नाम आया हो तो उससे आपत्ति दर्ज करा सकता है आज की 10 तारीख को। लेकिन विडंबना यह है कि ये सूची कहीं है नहीं। ये सूची जब बात करने की कोशिश की गई तो बताया गया कि वीडियो साहबान को बता दिया गया है और वेबसाइट पे उपलब्ध है। मैं एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से अपेक्षा रखता था कि मेरे मेल आईडी पर या मुझे उसकी प्रति उपलब्ध कराई गई होती, पेन ड्राइव में ही सही, ताकि जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, लोगों की आपत्तियां आ रही हैं, तो मैं कैसे समझूं कि किसका नाम है किसका नहीं। तो इसके लिए जब प्रयास किया जानकारी करने का तो बताया गया वेबसाइट पे है। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां ये हैं कि मैंने जब वेबसाइट खोली आज की तिथि में तो उस पर ये लोड ही नहीं। मैंने उसकी पिक्चर भी आज की जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसको लेकर के भेज भी दिया अधिकारियों को कि आप ये देखिए, ये एक अजीब मजाक की स्थिति है। ये गैर जिम्मेदारी की प्रकाष्ठा है कि जनप्रतिनिधियों को सूची भी ना उपलब्ध कराई जाए और वेबसाइट पे भी सूची उपलब्ध ना हो और तिथि 10 तारीख आज ही है। तो बहरहाल ये 10 तारीख इनके लिए हो सकता है। मुझे जो कंप्लेन है वो ये है कि एक एक आवास के नाम पर गांव में 70,000 75,000 रुपए की वसूली हो रही है। ब्लॉक के स्तर पे अगर कुछ गुनाह हो रहा है तो जनपद के लोग उसमें उस गुनाह में नहीं सम्मिलित हैं। मैं इसी की जांच और परख के लिए ये बात किया था। लेकिन जब पर्दे में रखा जा रहा सूची तो जरूर शंका दम पकड़ गई। और देखते हैं इस मामले में और कहां इसको हम रखें, क्योंकि इस समय कोरोना काल की वजह से कुछ चीजों से छूट मिली हुई है लोगों को। कोई आपत्ति नहीं कर सकता किसी काम में, कोई हिसाब नहीं पूछ सकता किसी काम का, कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता किसी विवाद का। ये छूट है, जो चाहे जैसे चाहे। तो ये कोविड-19 के प्रकरण में भारत सरकार और उसकी गाइडलाइन के अनुरूप प्रदेश का शासन प्रशासन या वर्ल्ड हेल्थ स्कीम के माध्यम से जो कुछ गाइडलाइंस हैं वहां तक तो ये सब कुछ ठीक है। लेकिन विकास के नाम पर अगर गरीबों का यह शोषण जारी रहा तब तो हमारे जैसा आदमी इसे सहन नहीं कर पाएगा। भयंकर गड़बड़ी नरेगा के नाम पर। अब तो हम एक गांव का आज का उदाहरण है, चकरोट फेंकी जाए ये तो बात समझ में आ गई, पोखरा खना जाए ये बात समझ में आ रही, लेकिन नवीन परती भी खनी जाएगी और ये प्रशासनिक अधिकारी आदेश देंगे कि प्रशासन जाके खनवाए। इससे हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकती है। यह निरंकुश होकर के जो लूट खसोट का यहां वातावरण बना दिया गया है। एके ट्रेडर्स के नाम पर मेरे पास तमाम कंप्लेन आई, सूचियां आ गई, तमाम लोगों ने चेक दिए और कहां वो चेक, उसका इस्तेमाल क्या हुआ। एक अजीब तरह के सवाल बनते जा रहे हैं। छुपने से ये सवाल और गहराते जा रहे हैं और सवाल पूछने का अधिकार हमें है। हमारे सवालों का जवाब
माकूल जवाब यहां मिलेगा तो ठीक है, और ये सवाल तो हम हर स्तर पे पूछेंगे। और ये लूट, ये बंदरबाट और ये मनमानापन, इस पे लगाम लगाई जाएगी। जिन लोगों को यह आभास है कि बहुत कुछ कमा करके नीचे से ऊपर तक सबका मुंह बंद कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। गाजीपुर के लोग, गाजीपुर के जनप्रतिनिधि, हम गाजीपुर के मीडिया के लोगों से भी कहेंगे कि आपकी भी कुछ फर्ज है, आप विज्ञप्ति का इंतजार मत कीजिए, आप इन बिंदुओं पर खुद भी खोजबीन कीजिए, छानबीन कीजिए। जनता के बीच से निकल करके ये सवाल आ रहे हैं। निरीह लोगों पर, निरीह प्राणियों पर जिस तरह से जुल्म, अत्याचार लगातार पिछले 3 महीने से अपने देश के नागरिकों को अपने घर आने के लिए प्रवासी नागरिक की संज्ञा देकर उन्हें विदेशी बना दिया गया और उनके साथ किया गया, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ये हुआ है, बिहार में हुआ है। आम गरीबों में इसको लेके बहुत आक्रोश है और सब दुखी है। हम लोग समय का इंतजार कर रहे हैं। इस कोरोना महामारी के काल में हम नहीं चाहते कि विवाद का कोई मुद्दा बनाया जाए, लेकिन लूट भी सहन किया जाए, यह संभव नहीं। और लूट को लगाम लगाई जाएगी। तमाम विभागों के कर्मचारी, अधिकारी, सब धीरे धीरे सारी चीजें, कार्य योजनाएं कैसे संचालित हो रही, कैसे संपादित हो रही। पीडब्ल्यूडी में अवधई गांव में आया है पैसा प्रदेश सरकार से, न वो किसी के सांसद निधि का है, न वो किसी के विधायक निधि का। किसी पत्रकार ने संपर्क करके सरकार से में बैठे हुए लोगों से अपने गांव के लिए 3 कार्य योजनाओं पर लगभग 2 करोड़ से भी अधिक पैसा आवंटित कराया। 2 सड़कों का पर बिना कुछ नीचे काम कराए हुए, ऊपर सीधे सीधे पेंटिंग करके, और लगभग 1 करोड़ रुपया निकाल लिया गया। अगर जांच हो तो 10-10 लाख रुपए के भी काम नहीं हुए उन सड़कों पे, और 1 करोड़ उतर गया। दूसरी सड़क जो अवधई गांव के पश्चिम दिशा में है, उसके लिए भी लगभग 90-95 करोड़ रुपया है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की मिली भगत से ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए उस सड़क को परिवर्तित करके उसका धन किसी दूसरी सड़क पर, जो उस गांव के या किसी गांव के जनता के हित में नहीं है, लेकिन पहले से ठेकी हुई सड़क है, बनी हुई सड़क है, उसी पर काली करके पैसा उतारने की साजिश हो रही है। मुझसे तमाम गांव के लोग मिले, बताए। ये घटना ऐसी थी कि मुझे खुद मौके पे जाना पड़ा। मैंने मौके पे जाके देखा है, मैं वहां की पिक्चर लेके आया हूं। और ये पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने उन्हें ये भरोसा दिया होगा, जिन ठेकेदारों ने, कि सारा पैसा उतार के उनकी झोली में डाल दो, उनका कुछ नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन इतनी बड़ी लूट हुई है कि वो पचा नहीं पाएंगे। इसकी जांच होगी और उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। और तीसरी सड़क को बदलने की जो साजिश है, वो कतई वहां की जनता इसके लिए तैयार नहीं है। जो सड़क स्वीकृत है उसी सड़क पर काम कराया जाना चाहिए, यही जनहित में है। ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए काम दिखा करके और पैसा उतारा जाए, ये कदापि उचित नहीं। इसी तरह के तमाम काम चल रहे हैं। ट्राई साइकिल आई, बांट दी गई। मैं गाजीपुर का सांसद हूं, हमें इसकी सूचना भी नहीं। आज आप कह दो सूची नहीं आपके पास है तो कोई बात नहीं, लेकिन कल हम आपके साथ टेबल पर बैठेंगे, तब सूची की समीक्षा होगी। तब जनपद में कराए गए एक एक कार्य और उनके सापेक्ष उतारे गए धनराशि के हिसाब किताब लिए जाएंगे। लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है,
हाँ, कुछ दिनों के लिए कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई है कि अब यही धरना रहेगा मनमानी का। अफजल भाई, जनप्रतिनिधियों से लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड क्वेश्चन कर दिया गया है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में आप लोगों के बीच जाएंगे, आवाम के बीच जाएंगे, कैसी समस्या से दो चार बात? देखिए, इसके संबंध में हम इतना कहना चाहते हैं कि हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का एक पत्र आया और उन्होंने एक फॉर्म भेजा, कहा कि 50 लाख रुपया प्रस्तावित कर दीजिए। हर संसद सदस्य से ये फॉर्म भेजा गया है और कोविड-19 महामारी से मुकाबला करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। हम लोगों ने उस फॉर्म को साइन किया, उनको भेज दिया। उसके साथ एक पत्र भी भेज दिया कि हमने अपने जिले में 46 लाख रुपया पहले ही प्रस्तावित कर दिया है इस कोविड-19 महामारी से मुकाबला करने के लिए। जो हमारे स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं जनपद में हैं, उनकी पूर्ति करी जाए। तब उस पत्र प्राप्ति के 2-3 दिन के बाद फिर ये निर्णय हुआ सरकार के स्तर पर, और इसमें नहीं ली गई किसी से राय कि वर्ष 2020-21 और 21-22 की संपूर्ण सांसद निधि की धनराशि 5 करोड़ प्लस 5 करोड़, ये 10 करोड़ रुपया ये रिजर्व कर लिया गया है कोविड-19 की महामारी के से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए, राहत सामग्री के लिए। और उस समय यह भी बताया गया कि सांसदों के वेतन से 30% की कटौती भी की जाए वेतन। बाद में हम लोगों को यह सूचना दी गई कि 2019-20 का जो बजट है उसकी पहली किस्त जो जनपद में उपलब्ध करा दी गई थी, जिसका आपने उस क्षेत्र के संसद सदस्यों ने उपयोग कर लिया है या कर रहे हैं, उसके बाद जो दूसरी 31 मार्च को जानी थी उसमें जो विलंब हुआ था, जिसके लिए कहा गया था इसको हम भेजेंगे, अब निर्णय लिया गया कि वो भी किस्त नहीं जाएगी। वो 2.5 करोड़ रुपया भी उसी महामारी से, यानी 12.5 करोड़ रुपया एक संसद सदस्य के 2.5 साल तक का उस पीरियड का वह हिस्सा जिससे उस क्षेत्र की जनता की छोटी मोटी जरूरतें पूरी होती, उसको इस कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकार ने बिना संसद सदस्यों को विश्वास में लिए ये उसमें ट्रांसफर कर दिया। हमने और बहुत से संसद सदस्यों ने एक आपत्ति की है कि पैसा न लिया जाए, इस पर हम विवाद नहीं करेंगे, लेकिन ये पैसा जो लिया जा रहा है, जिस निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्य के खाते से पैसा लिया जा रहा, उसी निर्वाचन क्षेत्र में जो स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें हैं वहीं इस पैसे को खर्च किया जाए, क्योंकि इस पैसे पे पूरा अधिकार उस क्षेत्र की जनता का सबसे पहला है। इसी एक शर्त के साथ हम ये 12.5 करोड़ रुपया भी आप जो ले रहे हो, हम अपनी जनता को समझाएंगे कि इस महामारी से निपटने में इस क्षेत्र की जो स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें थी, जो कमियां थी, हमारे यहाँ भी आईसीयू वार्ड बना दिया जाए, हमारे यहाँ भी वेंटिलेटर्स की उपलब्ध करा दिए जाए, जो भी साधनों की कमी है वो 12.5 करोड़ उसमें लगाया जाए, और इसका पूरा हिसाब किताब, जैसे सांसद निधि के खर्च का हिसाब किताब संसद सदस्य को दिया जाता था, उसी तरीके से इसका भी पाई पाई का हिसाब किताब दिया जाए। अन्यथा पता ही नहीं चलेगा कि ये पैसा लिया गया गाजीपुर से, भेजा गया गुजरात, तब हमें इस बात पे आपत्ति है। इसी क्षेत्र में अगर खर्च कर दिया जाए तो हमें आपत्ति नहीं। अब दूसरा विषय भी हम स्पष्ट करना चाहते हैं, आप सबके माध्यम से कहा गया था कि संसद सदस्यों के वेतन का 30%, तो 90,000 का वेतन है, उसका 30% होता है 30,000 काटा जाएगा, लगभग 30,000 काटा जाएगा और बाकी मिल जाएगा। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि 33,000 रुपया प्राप्त हुआ है तो बाकी काट लिया गया। लगता है 60% या 66%
कटौती हो गई है जिसकी सूचना भी नहीं दी गई। सांसद के वेतन के खाते से मात्र 33,000 रुपया पिछले 2 महीने में 33 और 33 का उन्हें प्राप्त हुआ। इस बाबत क्या जानकारी मिली आप? विधानसभा सदस्यों के लिए भी पता चला है कि 1 साल की विकास निधि का पैसा उनका ले लिया गया है। अब ये ले लिया जाना और बिना बताए ले लिया जाना अपने आप में अजीब तरह से लगता है, लेकिन अब इसका अवसर आएगा तो उचित पटल पर इस विषय को उठाया जाएगा। ये जनता की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, आपत्ति वहीं उठाना उचित होता है जहां इसका कोई निदान हो सके। तो पार्लियामेंट चलेगी तो इन सवालों को उठाया जाएगा। आपने पार्लियामेंट का जिक्र किया, ई पार्लियामेंट की बात आ रही है, तो ये कितना लाजमी होगा? एक फिजिकली आप किसी बात का विरोध करते हैं, किसी बिल का विरोध करते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पर, और एक वर्चुअली करेंगे, तो ये कितना लाजमी आपको समझ में आता है ये कॉन्सेप्ट ई पार्लियामेंट सेशन? अब देखिए, इस समय तो जो सत्ता में है और व्यवस्था में है वो बिना विपक्ष से सलाह किए स्वयं निर्णय लेते हैं, और लोकतंत्र में जो अधिकार मिला हुआ है क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की हैसियत से पूरे भारतवर्ष के ये 543 निर्वाचित सांसद लोकसभा में और राज्यसभा के सांसद राज्यसभा में जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को भी उठाते हैं और वक्त के अनुरूप आवश्यकता के अनुसार बिल भी आता है, कानून भी बनाते हैं। अब एक तरफ विडंबना ये है कि हम खोल भी रहे हैं, 500 की संख्या थी तो लॉकडाउन का ऐलान किया, आज 2.25 लाख की संख्या है, हम सब कुछ खोल चुके हैं। अफसोस की बात है कि सबसे पहले खोला तो क्या खोला, सब्जी की दुकान 7 बजे से 9 बजे तक, 9 बजे के बाद लाठी पड़ने लगी, और दारू की दुकान 7 बजे से 10 बजे रात तक। अब वो तो घर भी पहुंचाने की व्यवस्था। एक तरफ मद्यपान निषेध, सड़क पे थूकोगे तो जुर्माना, पान खाओगे सिगरेट पियोगे तो जुर्माना, और दारू की दुकान पर इस तरह से भीड़ और इतना उसको तवज्जो देना सरकार की खुद ही विरोधाभासी नीति को स्पष्ट करता है। मैं इस मत का हूं कि अब कोरोना बहुत जल्दी देश से जाने वाला नहीं है, लेकिन कोरोना के नाम पर देश को डरा करके और लोकतंत्र का गला घोंटने का जो प्रयास है यह उचित नहीं है। कोरोना भारत की धरती पर अत्यंत कमजोर एक वायरस है जिसको आपके गाजीपुर के पटल पर अगर आप देखें तो लगभग 40 लाख की आबादी है गाजीपुर जनपद की, और लगभग 2700 लोगों का अब तक टेस्ट हुआ है। लगभग 2.25 महीने के कार्यकाल में 2700 लोगों का टेस्ट हुआ, और 2700 लोगों के टेस्ट में टेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार हम 170-75 पॉजिटिव केस हमारे जिले में आए, कैजुअलिटी 0। बलिया की भी यही स्थिति है, लगभग 40 लाख की आबादी है, लगभग 2000 लोगों का टेस्ट हुआ, कैजुअलिटी 0। भारत की धरती पर कोरोना वायरस बिल्कुल निर्जीव है। हमारा जो तापमान है, इस तापमान में और जो हमारे धरती पर भारत माँ के असली सपूत हैं, उनको बहुत आसानी से ये कोरोना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये फैलेगा, खूब फैलेगा, संख्या सैकड़े से हजार से लाख से और कई लाख तक और आगे तक जा सकती है। लेकिन नुकसान यूरोप के देशों में जहां
माइनस डिग्री में टेम्परेचर हुआ करता है। अमेरिका और इंग्लैंड की तुलना में भारत में कभी नुकसान नहीं करता है। और हमारे लोग परिश्रम करने वाले लोग हैं। इन लोगों के खून में वो तत्व विराजमान है कि कोरोना निष्प्रभावी हो जा रहा है। मेरा अपना मानना है, टेस्ट की रिपोर्ट से 170 गाजीपुर में कोरोना पॉजिटिव हैं। मेरा मानना है कि 10,000 लोगों को कोरोना हुआ और ठीक भी हो गए, जिसका न टेस्ट हुआ और न कहीं रिकॉर्ड पे। कोरोना डिब्बे के दूध पीने वालों पे जितना असर कर जाए, अपनी मां की छाती का दूध पीने वालों को कोरोना नुकसान नहीं कर पाएगा, मेरा ये मानना है। उनके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता है। बचपन में हम लोगों के जमाने में हाथ पर एक छपौआ आता था जो 3 छापा लगाया गया, टीका। यह टीका अपने आप में हमारे खून में वो तत्व पैदा कर गया कि हम कोरोना को फेस कर जाएंगे। कोरोना की औकात कुछ नहीं है, ये फैल सकता है। एक आदमी 100, 1000, 1 लाख को भी फैला सकता है। इसकी रोकथाम का प्रबंध होना चाहिए, लेकिन इसके नाम पर भयावह स्थिति पैदा करके आम लोगों का जनजीवन का जो जीना हराम कर दिया गया है, ये उचित नहीं। रोजी रोजगार खत्म हो गया, तमाम बेरोजगार, गांव गांव में झगड़ा फसाद हो रहा है, लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। छोटी छोटी बातों पर परिवार के अंदर झगड़े हो जा रहे हैं, भाई भाई लड़ रहा है। लोग एक तरह से अजीब अपने मन मस्तिष्क को काबू में रख पाने में असफल हो रहे हैं। प्रधानी के चुनाव का काल चल रहा है और छोटी सी बात को लेकर के गांव में तनाव बढ़ जा रहा है और प्रशासन के लोग भी इस मौके का पूरा लाभ उठा रहे हैं। जिस पक्ष से चाहे दूसरे पक्ष को 10 लाठी मार दे, कोई पूछने वाला नहीं। गाजीपुर जनपद ने उत्तर प्रदेश में कीर्तिमान स्थापित किया है। एक बात में हमारे पुलिस महकमे के मुखिया एक बात एक दिन प्रेस को ही बता रहे थे कि गाजीपुर नंबर 1 है मुकदमा कायम करने में। गाजीपुर के सांसद की हैसियत से मैं इसे अपने लिए सबसे शर्म की बात समझता हूं। मोटरसाइकिल वालों को, आम लोगों को बिना किसी बात के मार देना, पीट देना, चालान कर देना, झूठे मुकदमों में फंसा देना, यह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। ये सब अपने देश के नागरिक हैं। जो चीजें इन्होंने आज तक नहीं देखी, वैसे माहौल में इन्हें आप सिखाइए, आप बताइए, आप अनुशासन बताइए, आप सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब समझाइए, आप किस तरह से इसकी गाइडलाइन है उसका पालन कराइए, न कि मुकदमा कायम करके उनके जीवन को बर्बाद कर दीजिए और उसको अपने लिए उपलब्धि समझिए। मैं इसे अच्छा नहीं मानता। क्राइम लगातार बढ़ा हुआ है, उधर से ध्यान हटाना है। बलात्कार हुए, जवानियाम बलात्कार हुआ, गामा थाना क्षेत्र में बलात्कार हुआ, करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र में जोगा में बलात्कार हुआ, हत्याएं आए दिन हो रही हैं, छिनैतियां हो रही हैं, गांव गांव में मारकाट हो रही है। ध्यान देने की जरूरत है इस पर। और इस चुनावी माहौल में, जो पंचायतों के चुनावी के माहौल में यह अगर सूझबूझ के साथ इसको नहीं संभाला गया, निपटाया गया, तो आगे चल के इतनी भयावह स्थिति हो जाएगी, खाली लाठी मार के समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा। जगह जगह गोष्ठियों की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है, छोटे बड़े मामलों को पंचायत करके निपटाने की जरूरत है। व्याकुल है लोग, परेशान है लोग, खाने पीने को नहीं रह गया कुछ। तो इसलिए इस कोरोना काल में गाजीपुर की जो दुर्दशा हुई है, पूरे देश की जो दुर्दशा हुई है, उसमें गांव का जो अंतिम व्यक्ति है, जिसे अंतिम पंक्ति का आदमी कहा जाता है, सबसे ज्यादा बेइंसाफी उसके साथ।
उसके आंसू पोंछने की जरूरत है, उसको राहत देने की जरूरत है। अब आज उनसे अगर 70-75 हजार रुपया वसूली कराई जाएगी और नीचे से ऊपर बैठ करके सारे लोग हिस्सा बांटेंगे और सूची फाइनल करेंगे तो नहीं रुकेगा। ये आपत्ति, ये विवाद रुकेगा नहीं और हम लोग इसको हर स्तर पर उठा करके चाहेंगे कि इसका पर्दाफाश किया जाए। हम आप लोगों से भी निवेदन करेंगे कि गाजीपुर के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के हित में अपनी भूमिका निभाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।